नमस्कार साथियों, आप सभी का विजन स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, आगामी बिहार पुलिस एग्ज़ाम होने वाला है 19,838 पदों पर। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आज हम 20 महत्वपूर्ण विज्ञान के प्रश्न को देखेंगे। साथियों, ये अगर आप लोग देखते हैं तो ज़रूर आप लोग को एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा। यहाँ से ज़रूर यहाँ से आप लोग को प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आइए साथियों, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखिए, यहाँ देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है, जी सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक की ऐसा इकाई है। यानी ये जी जो है, जी को, कैपिटल जी को सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक, या हाँ, जी को सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहा जाता है। तो ये जी जो है, जी का कह रहा है कि ऐसा ही मात्रक क्या होगा। सबसे पहले साथियों, आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग पढ़े होंगे कि एफ बराबर क्या होता है, जी m1 m2 बट्टा में आर स्क्वायर। ठीक, ये पढ़े होंगे। और यहाँ से अगर आप लोग जी का मान निकालिएगा तो क्या होगा, एफ आर स्क्वायर बट्टा में क्या होगा, m1 इंटू m2। ठीक, अब देखिए यहाँ से आप लोग मात्रक आप लोग लिख सकते हैं। मात्रक क्या होगा, यहाँ देखिए एफ बल का काम कर रहा है, तो बल के लिए मात्रक क्या होता है, न्यूटन लिखिएगा। आर यहाँ पे देखिए क्या, दूरी का काम कर रहा है, तो आर यहाँ पे दूरी के लिए मात्रक क्या ले, मीटर लीजिएगा। दूरी यहाँ आर का स्क्वायर, तो एम का स्क्वायर कीजिएगा। बटा में देखिए m1 m2 द्रव्यमान का काम कर रहा है, तो द्रव्यमान के लिए मात्रक क्या लेते हैं, केजी लेते हैं। तो द्रव्यमान इस m1 के लिए भी केजी, m2 के लिए भी क्या लीजिएगा, केजी। केजी गुना केजी कीजिए, क्या होगा, केजी स्क्वायर होगा। ठीक, इसी को देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, ऐसे लिखेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये जो केजी बट्टा में, इसको जो ऊपर आप लोग ले जाइएगा, तो केजी क्या होगा, -2। क्या होगा, केजी का -2 होगा। तो यानी ऐसा ही मात्रक जो पूछ रहा था जी का, यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो ऐसा ही मात्रक पूछ रहा था, तो मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। तो आप लोग ऑप्शन में चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्या ऑप्शन ए में है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखिए क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2, यानी ऑप्शन 2 में क्या है, ये चीज़ जो निकाले हैं अभी अपना लोग, ये देखने के लिए मिल रहा था। यानी इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन 2। क्या होगा सही जवाब, ऑप्शन 2। चलिए, साथ ही साथ एक चीज़ आप लोग और याद रख सकते हैं, ये जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक अर्थात जी है, तो जी का मान आप लोग से पूछ सकता है। तो आप लोग जी का मान याद रखिएगा, 6.67 गुना 10 का पावर -11। इस यह मात्रक जो निकला अभी, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2, ये आप लोग लिख लीजिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। यानी आप लोग से पूछ सकता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यानी जी का मान, तो 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2 याद रखिएगा। और साथ ही साथ ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक अर्थात कैपिटल जी, इसका मान क्या होता है, कहीं नहीं बदलता है। कहीं नहीं बदलता है, यानी कहीं भी चल जाइए, ब्रह्मांड के किसी भी कोना में चल जाइए, सूर्य से लेकर के पृथ्वी के किसी भी लोक के किसी भी कोना में चल जाइए आप लोग, इस जी का मान नहीं बदलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या कर रहा है। 2 देखिए कर रहा है कि, चलिए रहने दीजिए, हाँ, कह रहा है, दो हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ने वाले संयोजी उत्तक का नाम क्या है। दो हड्डियों को जोड़ने वाले संयोजी उत्तक का क्या नाम है। ऑप्शन ए में दे रखा वसा उत्तक, उपास्थि, कंडरा, स्नायु। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में भी बताने का काम कीजिएगा। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब क्या होगा, स्नायु। क्या होगा, स्नायु होगा। ये जो स्नायु होता है, यह क्या करता है, दो हड्डियों को जोड़ने का काम करता है। क्या करता है, दो हड्डियों को जोड़ने का काम करता है। आप लोग यहाँ कंडरा देख रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को दिमाग में आ रहा होगा कि इसका आंसर कंडरा होना चाहिए। दोस्तों आप लोग कंडरा के बारे में याद रखिएगा, कंडरा क्या करता है, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का काम करता है। क्या करता है, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का काम करता है। क्या करता है, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का काम करता है। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं, ये चीज़ समझ में आ गया होगा आप लोग को। देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या कर रहा है। 3 में देखिए क्या कर रहा है, 3 में कह रहा है कि कौन सा कोशिकांग कोशिका का पावर हाउस है। कौन सा कोशिकांग कोशिका का पावर हाउस है। गोल्जी उपकरण, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। तो इसका सही जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, या इसी को क्या कह सकते हैं, ऊर्जा गृह। क्या कह सकते हैं इसको? कोशिका का ऊर्जा गृह आप लोग से पूछ देगा तो क्या कहिएगा आप लोग? माइटोकॉन्ड्रिया ही कहिएगा। क्या कहिएगा? माइटोकॉन्ड्रिया ही कहिएगा। साथ ही साथ ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, आप लोग याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी डीएनए उपस्थित होता है। क्या होता है? डीएनए कहाँ उपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है। ये बात याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? अपना डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जा गृह कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। अगला देखिए प्रश्न क्या करा है। अगला प्रश्न देखिए करा कि दाब का SI मात्रक होता है न्यूटन मीटर -2, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर -1। तो सबसे पहले दोस्त आप लोग याद रखिएगा, ये देखिए दाब, यानी दाब बराबर फॉर्मूला होता है, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल फार्मूला होता है। ठीक, तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल हुआ। तो यहाँ देखिए बल के लिए आप लोग क्या जानते हैं? मात्रक। बल के लिए जानते हैं न्यूटन। क्षेत्रफल के लिए क्या होता है? क्षेत्रफल के लिए आप लोग याद रखिएगा मीटर। हाँ, क्षेत्रफल को क्या लिख सकते हैं? लंबाई गुना चौड़ाई लिखिएगा। तो लंबाई गुना चौड़ाई लिखिएगा, तो लंबाई के लिए मात्रक क्या लेंगे? मीटर लेंगे, और चौड़ाई के लिए मात्रक क्या लेंगे? मीटर ही लेंगे। क्या होगा? न्यूटन, ये नीचे मीटर स्क्वायर होगा, बटा में क्या होगा? मीटर स्क्वायर। इसी को अपन लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे न्यूटन, मीटर स्क्वायर को ऊपर ले जाएगा तो पावर जो है माइनस में आ जाएगा, यानी न्यूटन मीटर -2 आएगा। तक आप लोग ये देखिए ऑप्शन में कहाँ मिल रहा है आप लोग देखने लिए, तो ऑप्शन 1 में ही आप लोग के लिए देखने के लिए मिल रहा होगा कि दाब का SI मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर -2 होगा। चलिए दोस्त प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए अगला प्रश्न कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा -1 आवेश वाले आयन का क्या नाम है? कह रहा -1, यानी कह रहा है अगर -1 अगर आवेश दिया हुआ हो तो इसका क्या नाम होगा? धनायन, एक संयोजी आयन, बहुसंयोजी आयन, ऋणायन। तो दोस्तों इसका आप लोग जवाब बताइएगा, क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका जवाब क्या होगा? मैं कि माइनस लगा हो तो माइनस से आप लोग इंडिकेट कर सकते हैं कि माइनस लगा हो तो क्या हुआ? ऋणायन होगा। यही प्लस रहता तो क्या होता? धनायन होता। यहीं भी क्या कहते हैं? एक संयोजी आयन का रहा तो -1 या +1 रहता आवेश तो क्या होता? एक संयोजी आयन होता। -1 और +1 से अधिक होता तो क्या होता? बहुसंयोजी होता। तो आप लोग याद रखिए, -1 आवेश वाले आयन के बारे में पूछ रहा है, तब -1 जिसका आवेश होगा तो उसको बोलेंगे क्या होगा? ऋणायन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऋणायन बोलेंगे। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक के संदर्भ में कभी कभी बायो फोर्टिफिकेशन की बात की जाती है? यानी बायो फोर्टिफिकेशन करा किस चीज़ के लिए इस शब्द का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए में देखिए दे रखा है कि अनुवांशिक संशोधन या चयनात्मक प्रजनन के माध्यम से फसलों की पोषण सामग्री को बढ़ाना। ऑप्शन बी में दे रखा है मिट्टी के स्वास्थ्य और फसल उत्पादन को बेहतर बनाने के लिए जैविक उर्वरकों का उपयोग करना। ऑप्शन 3 देखिए क्या करा, यानी सी क्या करा, पारंपरिक खेती पद्धतियों का उपयोग करके सूखा प्रतिरोधी फसल किस्मों का विकास करना। और ऑप्शन 4 में करा मिट्टी की नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता को बढ़ाने के लिए माइक्रोकोबियन इनकुलेंट्स का प्रयोग करना, इनोकुलेंट्स का प्रयोग करना। तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो ये जो बायो फोर्टिफिकेशन है इसका उपयोग करते हैं आनुवांशिक संशोधन या चयनात्मक प्रजनन के माध्यम से फसलों के पोषण सामग्री को बढ़ाना। यानी इसके लिए किसका उपयोग करते हैं? इन शब्दों के लिए प्रयोग कर लेते हैं किसका? बायो फोर्टिफिकेशन का। चलिए दोस्त प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। अगला देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से H तक, यानी H ऊंचाई तक उठाई गई m द्रव्यमान की वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा डैश द्वारा दी जाती है। यानी यहाँ पे देखिए किसका बात करा? स्थितिज ऊर्जा का बात करा। किसका बात करा? स्थितिज ऊर्जा का बात करा, जिसको इंग्लिश में आप लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कह रहा है जब क्या हो? H ऊंचाई H हो, द्रव्यमान m हो, कोई पृथ्वी की सतह से, यानी कोई वस्तु है जो कहता है पृथ्वी की सतह से H ऊंचाई पे क्या करा, मान लीजिए कोई वस्तु, एक वस्तु ये है, ये पृथ्वी की सतह से H ऊंचाई पे है, ठीक, और इसका द्रव्यमान कितना है? m है। तब कहा इस वस्तु के लिए स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? तो अर्थात पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या होगा? तो आप लोग पढ़े होंगे P बराबर क्या होता है? mgh पढ़े होंगे। तो mgh जहाँ दिखेगा वो सही जवाब होगा। तो mgh कहाँ दिख रहा है आप लोग को? ऑप्शन सी में दिख रहा।
यानी इसका सही जवाब क्या होगा, MgH होगा। ठीक, साथ ही साथ देखिए जब ये स्थितिज ऊर्जा आप लोग जान लेते, एक गतिज ऊर्जा होता है। गतिज ऊर्जा क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो गतिज ऊर्जा आप लोग याद रखिएगा कि हाफ mv² क्या होता, हाफ mv² होता है। ठीक है दोस्त, और साथ ही साथ एक चीज़ और आप लोग याद रख लीजिएगा, जब ऊर्जा दे, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो चाहे गतिज ऊर्जा, यानी कोई भी ऊर्जा हो, तो उसके लिए मात्रा अपन लोग क्या लेते हैं, जूल। क्या लेते हैं, मात्रा जूल लेते हैं। तो याद रखिएगा दोस्त, अगर कोई वस्तु पृथ्वी से h ऊंचाई पे हो, उसका द्रव्यमान m हो, तब स्थितिज ऊर्जा पूछे तो क्या होगा, mgh। क्या होगा, mgh। और यही वस्तु लिए क्या करें, अगर गतिज ऊर्जा पूछे तो हाफ mv²। ऊर्जा कोई भी ऊर्जा हो उसके लिए मात्रक क्या होगा, जूल होगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, कह रहा है कि कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को डैश कहा जाता है, यानी कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं, हरित लवक, कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली, कोशिका रस। तो बताइएगा आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा कोशिका झिल्ली। क्या होगा सही जवाब, कोशिका झिल्ली इसका सही जवाब होगा। आप लोग याद रखिएगा दोस्त, कोशिका झिल्ली को ही क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली भी किसको कहते हैं, कोशिका झिल्ली को ही क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं किसको, कोशिका झिल्ली को ही। और साथ ही साथ आप लोग याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली जो होता है या कोशिका झिल्ली क्या होता है, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। क्या होता है, लिपिड और प्रोटीन से मिलके बना होता है कौन सी, कोशिका झिल्ली। चलिए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या अगला क्या कर रहा है, अगला देखिए कर रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण से फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। कह रहा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा किस उपकरण को नियंत्रित किया जाता है, या यह भी कह सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे काम करता है, कार्य करता है, आधारित है, पूछ सकता है। विद्युत बल्ब, विद्युत गीजर, विद्युत मोटर, विद्युत स्थिरी जिसको आयरन आप लोग बोलते हैं। तो बताइएगा दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा विद्युत मोटर। क्या होगा, विद्युत मोटर जो होता है ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे कार्य करता है। और आप लोग याद रखिएगा दोस्त, जनरेटर, जनित्र जिसको आप लोग बोलते हैं, जनित्र, ये आप लोग याद रखिएगा। ये देखिए बाएं हाथ के नियम पे विद्युत मोटर काम करता है ना, तो ये क्या होगा, दाएं हाथ के नियम, क्या होगा, दाएं हाथ के नियम पे क्या काम करेगा, जनित्र यानी जनरेटर काम करता है। विद्युत जनित्र जो होता है यह फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पे काम करता है, जबकि विद्युत मोटर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे कार्य करता है। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान होता है। ये चीज़ तो दोस्त आप लोग को पहला क्वेश्चन में ही जहाँ पूछ रहा था, यही सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक आप लोग को मात्रक पूछ रहा था, वहीं पर अभी आप लोग को बताए थे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान, यानी जी का मान आप लोग को बताए थे। फिर भी चलिए आप लोग पहले बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए में दे रखा है 1 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। दो में देखा 6.7 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। और सी में दे रखा 5 × 10⁻1 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। और डी में दे रखा 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। तो बताइएगा दोस्त ऑप्शन के हिसाब से बताइए तो इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सही जवाब इसका होगा ऑप्शन 4 यानी डी, 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। ऑप्शन के हिसाब से ऐसे आप लोग को बताए हम क्या, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि जब अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से क्या बनता है। जब कोई अम्लीय पदार्थ कर रहा है किसी क्षार से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, लवण और जल, केवल जल, लवण और हाइड्रोजन आयन, लवण और हाइड्रोजन गैस। तो बताइएगा दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 लवण और जल बनाएगा। लोग पढ़े होंगे कि अम्ल जब क्या करता है, अम्ल जब क्षार से किससे अभिक्रिया करता है, क्षार से, तो क्या बनाएगा, बनाएगा लवण और जल। क्या बनाता है, लवण और जल बनाने का काम करता है। जैसे एक अभिक्रिया आप लोग देखिए HCl किया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, क्षार आप लोग ले लीजिए क्या NaOH ले लीजिए, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, आपस में अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा NaCl प्लस क्या बनाएगा H2O। क्या बनाएगा H2O, लवण और जल बनाने का। NaCl क्या हो, सोडियम क्लोराइड जिसको नमक का फॉर्म होता है, NaCl ये क्या होगा, लवण होगा, H2O क्या होगा, जल। याद रखिएगा दोस्त
अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या बनाने का काम करता है, लवण और जल बनाने का काम करता है। एग्जाम्पल HCl, जब देखिए यहाँ पे NOH से अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, NaCl प्लस H2O। साथ ही साथ एक चीज़ और आप लोग याद रख सकते हैं कि ये जो अम्ल जब क्षार से अभिक्रिया करता है और लवण और जल बनाता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। याद रखिएगा दोस्त, क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न अगला क्या करें, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि जिंक धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके डैश उत्पादित करता है। यहाँ देखिए जिंक के बारे में करा, क्या करा, जिंक जो है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो क्या उत्पादित करेगा, जिंक ऑक्साइड, सोडियम जिंकेट, जिंक हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्राइड। तो बताइएगा दोस्त क्या उत्पादित करेगा, इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए दोस्त यहाँ किसके बारे में बात कर रहा है, जिंक। जिंक को देखिए किससे अभिक्रिया करा रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से यानी NaOH से अभिक्रिया करा रहा है। देखिए जब जिंक जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, बनाएगा इसका NaZnO2 प्लस क्या बनाएगा H2, यानी हाइड्रोजन गैस क्या करता, उत्पादित करने का काम करता। ये जो NaZnO2 है, Na2 होगा, Na2ZnO2 बनाएगा। जब जिंक NaOH से अभिक्रिया करता है तो बनाने का काम करता है Na2ZnO2 बनाने का काम करेगा। इसको कहते हैं सोडियम जिंकेट। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट, यानी सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बनाने का काम करता है। तो अपना लोग का प्रश्न देखिए क्या करा है, कह रहा जिंक जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करेगा क्या उत्पादित करेगा। ऑप्शन ए में देख रहा जिंक ऑक्साइड, बी में देखिए सोडियम जिंकेट, कहाँ बी में, यानी ऑप्शन बी यानी इसका सही जवाब होगा। यानी जिंक जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करेगा क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट। तो सोडियम जिंकेट का सूत्र क्या होता है, Na2ZnO2। क्या होगा, Na2ZnO2। यहाँ दोस्त आप लोग याद रख सकते हैं, यहाँ पर जो NOH है क्या है, NOH है, तो NOH को आप लोग याद रख सकते हैं, इसको कॉस्टिक सोडा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कॉस्टिक सोडा कहते हैं। NOH जो है, NOH चलिए यहाँ पर लिख देते हैं कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा यानी NOH का व्यापारिक नाम आप लोग बोल सकते हैं कॉस्टिक सोडा। क्या याद रख सकते हैं, कॉस्टिक सोडा। यही NOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, NOH क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। पूछ सकता है आप लोग से सोडियम हाइड्रोक्साइड का व्यापारिक नाम क्या होता है, तो आप लोग बोल सकते हैं कॉस्टिक सोडा। क्या बोलेगा, कॉस्टिक सोडा। या आप लोग से पूछ सकता है कि कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NOH। क्या होता है, NOH होता है। ठीक, यहाँ देखिए दोस्त जिंक है, तो जिंक आप लोग जानते हैं कि लोहा सबको जब क्या होता है, मतलब लोहा सबको मतलब जंग 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 जानते हैं, जंग लगने से बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जस्तीकरण करते हैं। और जस्तीकरण के वक्त किसका प्रयोग करते हैं, Zn का प्रयोग। किसका प्रयोग करते हैं, Zn का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए क्या करा है कि केल्विन में एक कमरे का मानक तापमान क्या होता है। केल्विन में पूछा है, किसने पूछ रहा, केल्विन में कहा है कि कमरे का मानक तापमान क्या होता है। ऑप्शन दे रखा 300 के, 372 के, 198 के, 273 के। तो बताइएगा दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा केल्विन में जब एक मानक कमरे का मानक तापमान तो उसका होता कितना, 300 के। कितना होता, 300 के। यही आप लोग को सेल्सियस में पूछता तो आप लोग बोलते 27 डिग्री सेल्सियस बोल सकते थे अगर ऑप्शन में रहता, या तो 28 डिग्री सेल्सियस भी। कहीं कहीं आपको 27 डिग्री सेल्सियस भी देखने के लिए मिलेगा, कहीं कहीं 28 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम में हो सकता है सेल्सियस में पूछेगा तो दोनों में से कोई एक देगा आप लोग को। ठीक, केल्विन में तो 300 के आप लोग याद रखिएगा कि कमरे का तापमान होता है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए करा है कि किण्वन प्रक्रिया में शर्करा का किस निम्नलिखित यौगिक में रूपांतरण होता है। किण्वन प्रक्रिया में शर्करा किसका, शर्करा का जब किण्वन प्रक्रिया करवाते हैं तो उसका रूपांतरण किस में हो जाता है, एथेन में, मीथेन में, एथेनोइक अम्ल में, एथेनॉल में। तो बताइएगा दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। तो याद रखिएगा जब शर्करा का किण्वन करते हैं, किसका, शर्करा का जब किण्वन करते हैं तो वह रूपांतरित हो जाता है एथेनॉल में। किस में रूपांतरित हो जाता है, एथेनॉल में। आप लोग एथेनॉल का फार्मूला याद रख सकते हैं C2H5OH। C2H5OH किसका फार्मूला होता है, एथेनॉल का। एथेनॉल कब बनता है, जब शर्करा का किण्वन करते, किसका, शर्करा का किण्वन करते तो क्या बनता है, एथेनॉल बनता है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप क्या करा है कि किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक मापी गई सबसे छोटी दूरी क्या कहलाती है। करा है, मान लीजिए यहाँ एक बिंदु ए है, ठीक, यहाँ एक बिंदु बी है, ठीक, यहाँ से मान लीजिए ऐसे ऐसे करके हम यहाँ पहुँचे, ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या करा,
कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति तक मापी गई सबसे छोटी दूरी, यानी ऐसे घूम के नहीं मापेंगे, हम सीधा ऐसे मापेंगे, यानी ये जो सीधा लाइनिंग दे रहे हैं ये दूरी को क्या बोलेंगे। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्त, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का जो न्यूनतम दूरी होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, विस्थापन। क्या बोलते हैं इसको, विस्थापन बोलते हैं। तो उसी यही विस्थापन के बारे में ही बात कर रहा है यहाँ पे कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं। वही सबसे छोटी दूरी को, सबसे छोटी मतलब न्यूनतम दूरी हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं, विस्थापन। तो विस्थापन आप लोग ऑप्शन 4 में देख सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग विस्थापन के दोस्त मात्रक पूछेगा तो याद रखिएगा मीटर होता है। विस्थापन एक सदिश राशि, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। विस्थापन क्या है, कौन सी राशि, सदिश राशि है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए दोस्त, अगला प्रश्न कर रहा है कि एक काल्पनिक सीधी रेखा जो ध्रुव और किसी गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं। देखिए कह रहा कि कोई गोलीय दर्पण है और उसके ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को क्या बोलेंगे। अपगामी किरण, आपतित किरण, प्रधान अक्ष, परावर्तित किरण। बताइएगा दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा प्रधान अक्ष। क्या होगा, प्रधान अक्ष। देखिए गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक उत्तल एक अवतल होता है। यहाँ चलिए हम आप लोग को दिखाते हैं एक अवतल दर्पण बना करके। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, धसा रहता है दोस्त। तो यहाँ देखिए ये अवतल दर्पण, इसका जो मध्य बिंदु होता है ना इसको पी बोलते हैं, पी यानी ध्रुव बोलते हैं। और इसका जो वक्रता केंद्र, या देखिए एक प्रकार से घुमाइएगा ऐसे तो किसी न किसी गोला का एक रूप दिख रहा है। तो इसका जो केंद्र होता है उसी केंद्र क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। ये जो ध्रुव और वक्रता केंद्र से ये जो रेखा गुजरने वाली रेखा, इसी को क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष। इसी क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष। और आप लोग ध्यान याद रखिएगा दोस्त, ये जो प्रधान अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण अगर ऐसी आएगी या परावर्तन के बाद हमेशा एक बिंदु से गुजरती है, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है, ये जो प्रधान अक्ष है इसके समांतर जब प्रकाश की किरणें आती है तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। चलिए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, यहाँ देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि जब कोई बल दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है तो इसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध, संवहन, घर्षण, त्वरण। बताइएगा दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा घर्षण। क्या होगा इसका सही जवाब, इसका सही जवाब होगा घर्षण। यानी घर्षण जब भी लगता है तो गति के विपरीत दिशा में, यानी आप आगे की ओर चल रहे हैं तो आपका घर्षण किधर होगा, विपरीत, यानी उसके पीछे, यानी दूसरा ओर। यानी घर्षण हमेशा गति के विपरीत ओर लगता है। यहाँ पर वही बात कर रहा है, जब दो वस्तु आपस में क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो उस गति का जो विरोध करता है उसको क्या कहते हैं। जब भी आप गति करते तो आपका विरोध करने का काम कौन करता है, घर्षण करने का काम करता है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या करा कि निम्नलिखित में से पादप के किस उत्तक को वर्धमान उत्तक कहते हैं। पादप के किस उत्तक को वर्धमान उत्तक के रूप में भी जाना जाता है। केवल अस्थायी उत्तक को, केवल विभेजोतक उत्तक को, अस्थायी और विभेजोतक उत्तक दोनों को, ना तो अस्थायी ना ही विभेजोतक उत्तक। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा कि वर्धमान उत्तक को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा केवल विभेजोतक उत्तक, यानी केवल विभेजोतक उत्तक जो होते हैं इनको ही वर्धमान उत्तक के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए कर रहा है कि 1 किलोवाट किसके बराबर होता है। 1000 जूल पर सेकेंड स्क्वायर, 1000 जूल प्रति सेकेंड, 1000 जूल, 1000 जूल सेकेंड। तो बताइएगा दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा 1000 जूल पर सेकेंड। याद रखिएगा आप लोग। साथ ही साथ आप लोग याद रख सकते हैं कि 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, 1000 वाट। 1 किलोवाट और क्या होता है, 1000 वाट होता है, याद रख सकते हैं। या आप लोग ये भी याद रख सकते हैं 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, यही जो बोले 1 किलोवाट बराबर, यहाँ 1 किलोवाट ही पूछ रहे हैं। देखिए 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, 1000 जूल प्रति सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में अगर कोई 1000 जूल ऊर्जा खपत कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, 1 किलोवाट। क्या बोलेंगे, 1 सेकेंड में 1000 जूल ऊर्जा कोई खपत कर रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, 1 किलोवाट उसको बोलेंगे। यही सेकेंड जो ऊपर जाकर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, 1 किलोवाट बराबर क्या होगा, 1000 जूल पर सेकेंड। यानी 1000 जूल पर सेकेंड, वही सेकेंड को नीचे से ऊपर ले गए तो सेकेंड -1 हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या करा। अगला प्रश्न देखिए करा कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एंटासिड के रूप में प्रयोग किया जाता है। एंटासिड के रूप में प्रयोग किया जाता है सोडियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो बताइएगा दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड
इसका सूत्र आप लोग याद रख सकते हैं MgOH। क्या होता है MgOH। ये जो दोस्त MgOH है इसका उपयोग अपना लोग क्या कर सकते हैं, पेट में जो गैस बनाता है तो गैस को कम करने के लिए, यानी गैस को कम करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसे लिखते हैं एंटासिड। एंटासिड मतलब एसिड, मतलब क्या कहते हैं अम्लता को कम करने के लिए। किसको? अम्लता को कम करने के लिए, अम्लता को खत्म करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। किसका उपयोग करते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दोस्त, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी किसको कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आप लोग याद रखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी किसको कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। ये दोस्त, ये जो है गैस बोले, गैस कौन सा है कि देखिए अपन लोग पेट में एक ही अम्ल पाया जाता है जिसका नाम होता है HCl। क्या होता है? अपन लोग अमाशय में एक ही अम्ल पाया जाता है जिसको HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा जो अधिक होती है पेट में कहते हैं गैस बना दिया। तो वहाँ पे अगर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अर्थात MgOH का अगर सेवन करते हैं तो ये MgOH का सेवन करने के बाद क्या होगा, HCl से आपस में अभिक्रिया करके बनाएगा क्या? बनाएगा यहाँ देखिए MgCl। क्या बनाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2O बनाने का काम करेगा। तो लवण तथा जल बनाने का काम करेगा। और क्या होगा, अपना लोग पेट में जो अम्लता अर्थात गैस की मात्रा क्या होगी? समाप्त हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो से अगर आप लोग को सीखने के लिए मिला हो, ज़रूर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाए। और इसी प्रकार से हर दिन आप लोगों के लिए हम 20 प्रश्नों का, कभी साइंस का, कभी सोशल का, इस प्रकार से आप लोग प्रश्नों की श्रृंखला आप लोग पीछे लाते रहेंगे। और आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। ठीक है दोस्त, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।